हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज से जो है हम लोग सीटेट जुलाई 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग 6 to 8 की एनसीईआरटी के बुक को एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप अभी तक क्वेश्चन नहीं देखे तो इस बार का क्वेश्चन देख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन रहता है वो आपका एनसीईआरटी बुक से ही रहता है। ठीक है। तो ये बेटर है कि हम इधर उधर पढ़ने से अच्छा एनसीईआरटी की बुक को पढ़ें और साथ में जो है प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करें। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसका एमसीक्यू करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा 60 मार्क्स जो रहेगा एसएसटी का वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है। और साथ ही हम आपको बता दें कि 6 to 10 तक का एनसीईआरटी की बुक ये बीपीएससी और बिहार स्टेट के लिए भी बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है। तो अगर आप एनसीईआरटी का बुक कर लिए तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करना है। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास जो है। ये क्लास 7 का चैप्टर 1 है। ठीक है। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों के पड़ताल। तो हम क्या कर रहे हैं, +7 कर रहे हैं, फिर 6 कर इस करेंगे, फिर 8 करेंगे। ठीक है। क्योंकि 7 में भी बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, इसलिए क्लास 6 जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए 12वीं सदी के भूगोल वर्ता अल इदरीसी, अल इदरीसी याद रखिएगा, ये 12वीं सदी के भूगोल वर्ता थे। और अम, को बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए, जैसे ये जो अगर हम लोग, ये पहला मानचित्र है। ठीक है। और ये देखिए दूसरा मानचित्र है। तो पहला और दूसरा मानचित्र को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। ये जो दूसरा जो मानचित्र है, ठीक है ना, यानी ये जो देखने को मिल रहा है ये अभी प्रेजेंट का जो मानचित्र है उससे जो है मिलता जुलता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पहला और दूसरा में काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिला है। तो पहला जो मानचित्र था ये अरब भूगोल वर्ता अल इदरीशी के द्वारा बनाया गया था। 1000 कब बनाया गया था, तो 1154 में। ठीक है। 1154 ईस्वी में बनाया गया था। देखिए, और यहाँ पे मानचित्र 2 जो है ना, ये फ्रांसिस मानचित्र ने 1720 ईस्वी में बनाया गया था। और दोनों नक्शे में एक ही इलाके हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम आज उत्तर भारत को ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिया हुआ है, उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया और कन्नौज हो गया। और मानचित्र तो पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 कितने वर्ष बाद बना था, 600 वर्ष बाद बना था। ठीक है। और इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई है। तो ये नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। किसके बारे में बोल रहा है, दूसरा वाला नक्शा के बारे में बोल रहा है। ठीक है। हाँ देखिए, लेकिन अब भीतरी इलाकों पे पर नज़र इनमें, तो जो इम्पोर्टेंट है हम उन्हीं चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण एक और बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शे और लेखकों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ में उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे पहले जो वर्ड थे अब चेंज हो गया था, अपने नए वर्ड जो है आ गया था। ठीक है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। ये भाषा समय के साथ साथ बहुत बदल गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम लोग हिंदुस्तान को ले तो आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र भारत के नाम के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। तो ये देख लीजिए कि जब 13वीं सदी में जब हम लोग मिन्हाज ए सिराज जब हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया था तो वो किन किन क्षेत्र में आता था, किन किन क्षेत्र को दर्शाता था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना का बीच का जो क्षेत्र है ना उसके लिए ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। कौन, तो मिन्हाज ए सिराज। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में इन इलाकों की इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के, देखिए 16वीं सदी में बाबर जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षी और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए
किया। ये प्रयोग जो है 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान है। अमीर खुसरो भी जो है ये आपका हिंद वर्ड जो है यूज़ किए थे, मगर यहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। और हिंदुस्तान सबसे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े, तो आज हम जोड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस ने कौन सा वर्ड का यूज़ किया था और किस लिए किया था। जैसे कि बाबर जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग क्यों किए थे, तो वहाँ के पशु पक्षी निवासियों के लिए उसका वर्णन के लिए किया गया था। तो किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। इसके लिए जैसे कि यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि हम लोग विदेशी अभी उसको कहते हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, जो इंडिया के नहीं है उससे विदेशी कहते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था ना, गांव में अगर कोई बाहर के शहर के लोग भी आ जाते थे तो उसे विदेशी कहा जाता था, ठीक है। तो अब जो है डिफरेंसेस देखने को मिला ये वर्ड में। नेक्स्ट है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युद्ध का अध्ययन करते हैं, उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वो अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसे मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेख और स्थापत्य तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल किया करता है। इस्तेमाल धीरे धीरे जो है कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ जो है सस्ता हो गया था, बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगे थे। लोग धर्म ग्रंथ और शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जिया, अदालत के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते, ये सब जो है उपयोग करने लगे थे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमत तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्र किया करते थे। और इन पांडुलिपियों को ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है, तो पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता है, ठीक है। और इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहास को जो है बहुत सारी जानकारी जो है मिलती है। कहने का मतलब क्या है कि पहले जो है मतलब कि अभी जो है इस कागज़ जो है बढ़ गया था, जिसके कारण बहुत सारा इन लोगों को लिखित सामग्री देखने को मिला। पहले तो ये सिक्का, शिलालेख या स्थापत्य या कुछ लिखित सामग्री पर ही निर्भर रहते थे इतिहास के बारे में सूचना इकट्ठा करने के लिए। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इसका स्रोत बढ़ता गया, क्योंकि कागज़ जो है अब बहुत ही आसानी से मिलने लगा। उन दिनों छापे खाना, तो अब देखो यहाँ पे छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे का देख के लिखते थे, ठीक है, नकल क्या करते थे। अब आप बताइए, जब हम लोग क्या करते हैं, जब एक दूसरे का देख देख के लिखते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल रहता है उसके बाद जो लिखा जाता है, ठीक है, इसके बाद ये लिखा, इसके बाद ये लिखा, उसका देख के वो लिखा, तो इसमें जो है डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो यहाँ से यही इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे मतलब फेर बदल कर देते हैं। मान लो इसको कुछ समझ में नहीं आया कुछ वर्ड, तो वो कुछ वर्ड लिख लेते हैं अपने अनुसार। तो इस तरीके से जो ओरिजिनल जो रहता है ना, उससे जो प्रतिलिपि जो रहती है, ठीक है, यानी कॉपी जो लेती है, उसके जो मतलब कि जो कॉपी करके जो लिखा हुआ रहता है, वो दोनों में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 ईस्वी तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालय के विशाल संग्रह में ही दवा था। जियाउद्दीन बर्नी, ठीक है, ये इतिहासकार थे 14वीं शताब्दी के, और इन्होंने अपना मूल वृत्तांत में इन्होंने जो है वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखी थी, फिर 2 साल बाद लिखा था।
अब देखिए, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह में क्या है कि सन 1700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकार के आगे भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर अनेक तरह के परिवर्तन आए। इस काल में अलग अलग जो है समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते गए। प्रौद्योगिकी मतलब क्या हुआ, जो नया नया चीजें हमें देखने को मिला, जैसे कि सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में आग्नेयास्त्र यानी बारूद वाले हथियार जो इस्तेमाल हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं प्रौद्योगिकी कहते हैं। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, इस स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, मतलब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। अब आपको पता होगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्योंकि जैसे अभी भी हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जो है या तो काम की तलाश में जाते हैं या व्यापार के लिए जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमारी संस्कृति में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। हमारी संस्कृति में मतलब कि संस्कृति में काफ़ी बदलाव आ जाता है। जैसे कि अगर हम वहाँ गए तो वहाँ की कुछ संस्कृति सीख लेते हैं, अपनी कुछ संस्कृति वहाँ सिखा दे, वहाँ लोगों को बताते हैं। तो इस तरह से संस्कृति में बढ़ोतरी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि 18वीं से 14वीं सदी के बीच में ये नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे, राजपुत्र। जो ये राजपूत किसके लिए होता था, जो क्षत्रिय वर्ण के होते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और समस्त वर्ग ही नहीं बल्कि वो सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कबीर और चरण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ठीक है, कौन कौन करते थे तो देख लीजिए। और चारण कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और सभ्य भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ जो है आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में ये परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से हुआ था। पर्यावास मतलब क्या होता है, जब यहाँ पे में परिवर्तन के कारण कई वनवासी को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा, और कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए थे। और कृषक के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों, मंदिरों को से प्रभावित होने लगा। ये बड़े और जटिल समाजों का अंग बन गए। तो किस तरीके से यहाँ पे कृषक बन गए, लोग धीरे धीरे खेती करने लगे। फिर लोग जो है जाति उपजाति में बंटने लगे। फिर लोग वर्णों में बंटने लगे। वर्ण, चार वर्ण था, आपको पता है, क्षत्रिय था, ब्राह्मण था, शूद्र था, वैश्य था, शूद्र था। तो ये जो वर्ण था उसके काम के अनुसार जो है बांटा गया। फिर ये जो समाज था अनेक जातियों और उपजाति में जो है विभाजित हो गया था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियाँ स्वयं अपने आप नियम बनाती थी। जैसे कि पता है हमारे समाज में कुछ ना कुछ नियम होता है, और हर एक जाति की अलग अलग परंपराएं होती है, ठीक है। तो ये जाति लोग अपनी नियम बनाने लगे थे। तो इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जैसे कुछ इलाकों में जाति प्रथा पंचायत कहा जाता है। लेकिन जातियों का अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वह किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अब क्षेत्र और साम्राज्य है, ठीक है। तो क्षेत्र और तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़े चैप्टर में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला था, लेकिन हम चैप्टर को जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए एक बार चैप्टर जो है पढ़ना ज़रूरी है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या क्या चीज़ें देखने को हमें मिला। जैसे कि अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्षेत्र और साम्राज्य, जैसे चोल, तुगलक या मुगल जो है, जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन जो बलबन है की प्रशंसा में आपका संस्कृत प्रशस्ति प्रस्तुति के उदाहरण के लिए अध्याय में उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, गयासुद्दीन बलबन का जो टाइमिंग पीरियड है 1266 से लेकर 1287 तक है।
ठीक है, जो पूर्व में बंगाल कोण से लेकर पश्चिम अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत यानी द्रविड़ भी आ जाता था। गोंड आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि आदि विभिन्न क्षेत्रों में लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों के यथोक्तिपूर्ण मानते थे। साथ ही वो ये समझने की कोशिश में भी लगे रहते थे कि शासक लोग उस महाद्वीप में भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते हैं। ठीक है, भाषा तथा क्षेत्र आप देख सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया था। जैसे कि तमिलनाडु में महाबारी थी, बंगाल में गोंडी थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अवधी था, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना था, और क्या कहते हैं, गुजरात में गुजरी था, दक्षिण कर्नाटक में द्वार समुद्री था, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ये सब हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो बताएं कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अब अलग अलग भाषा जो है बताया गया, यानी बोला जाता है। इस चीज़ का उल्लेख जो है अमीर खुसरो ने किया था। सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों में अपने अपने भौगोलिक आयाम हो चुके थे और उनकी भाषा तथा संस्कृति विशेषता स्पष्ट हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पे था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे थे, लेकिन वर्षों से भी जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य का शासन चल रहा था उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे छोटे राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों का विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न थे और कुछ एक समान थे। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग रही। अच्छा, यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पुराने और नए धर्म, यहाँ भी हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। आज हम जिसे हिंदू कहते हैं उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आया था। इन परिवर्तनों में कुछ थे, नए देवी देवता की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ था, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मण का यहाँ पे बढ़ता महत्व देखने को मिला था। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बहुत ही आदर हो गया था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा के चामे थे। इन सुरक्षों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा जो है बढ़ता गया था। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। फिर समय और इतिहास के कालखंडों का विचार, यहाँ भी कुछ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युग में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, और ये कौन बांटा था? तो ये जेम्स मिल्स के थे जो कि स्कॉटलैंड के थे। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे, और ये 1837 में विभाजित किया था। और ये क्वेश्चन जो है, तो देखिए इस तरीके से जो स्कॉटलैंड के जो आपके ये थे क्या कहते हैं, जेम्स मिल, वो 1837 में 3 भाग में विभाजित किया था, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। जबकि इस तरीके के हमारे भारतीय इतिहासकार जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि इस तरीके से हम लोग किसी धर्म के आधार पर विभाजित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम बोले तो बाकी का धर्म कहाँ गया। ठीक है, इसके अलावा आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखकर ही जो है हमारा इतिहासकार जो है भारतीय को जो है 3 कालों में विभाजित किया था, जिसको आज हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आधुनिक और क्या मध्यकालीन, सॉरी, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक काल में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसमें से कुछ ऐसे ही है। तो यहाँ पे ज़्यादा जानकारी इसमें देखने को नहीं मिला है। सेकंड चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा स्कॉटलैंड, ये जेम्स मिल्क के बारे में, जिन्होंने 1837 में जो है हमारे भारतीय इतिहास को जो है 3 भागों में बांटा था, और इन हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इसने ये कहा था कि ब्रिटिश को तो सारी इंडिया में जो है कब्जा कर लेना चाहिए, इसी से हिंदुस्तान का जो है आपका सुख और समृद्धि बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जेम्स मिल का कहना था। तो सेकंड चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था, एक आध दो जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए जो कि हम आपको बताए भी। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था हम आपको बता चुके हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू कर लेंगे। अगर आप अब देख चुके हैं तो इस चैप्टर को, तो दोबारा अब आपको इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसका एमसीक्यू कर लीजिएगा। ठीक है, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।